हेलो एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट लेक्चर है एनएमआर एक्टिव एंड इनएक्टिव न्यूक्लियस। आज का टॉपिक है ये। तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटॉन होता है वो मैग्नेटिक मोमेंटम जनरेट करता है, और अपन ने देखा था कि न्यूट्रॉन भी क्या करता है, मैग्नेटिक मोमेंटम जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है? तो न्यूट्रॉन्स जो पार्टिकल है वो किससे बने होते हैं? कोर पार्टिकल से बने होते हैं। और कोर पार्टिकल क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो ओवरऑल जो न्यूट्रॉन है वो है तो न्यूट्रल, बट उसमें जो क्वार्क है वो चार्ज पार्टिकल है। वो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं? स्पिन कर रहे हैं। तो उस स्पिन की वजह से क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक मोमेंटम। तो कल जो टॉपिक था या फिर जो लास्ट लेक्चर का जो टॉपिक था वो इस बात को समझाने के लिए था कि आपका जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक मोमेंटम है, मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, ये डिपेंड करता है किस पर? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों पे डिपेंड करता है। ओनली प्रोटॉन पे डिपेंड नहीं करता है, न्यूट्रॉन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंटम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन आज समझेंगे कि कौन सा आपके जो एटम है या कौन सा आपके जो न्यूक्लियस है वो एनएमआर एक्टिव है और कौन सा न्यूक्लियस एनएमआर इनएक्टिव है। ठीक, तो इसकी बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अपन एनएमआर एक्टिव और इनएक्टिव की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया था एनएमआर का। क्या होता है कि कोई आपके न्यूक्लियस है, जैसे ये आपके पास न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस का कोई ना कोई क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। ठीक, ये स्पिन कर रहा है, तो ये इसका नॉर्थ पोल बताया था आपने, इसका साउथ पोल बताया था। तो ये अब किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी ओरिएंटेशन में ओरिएंटेड हो सकता है। मतलब जब आप न्यूक्लियस है वो जो फ्री होता है, मतलब आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हो, न्यूक्लियस बिल्कुल फ्री होता है, तब उसकी ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकती है ना। जैसे ये स्पिन कर रहा है, जैसे मान लो कि न्यूक्लियस ये स्पिन कर रहा है, अब हो सकता है कि वो इस ओरिएंटेशन में स्पिन कर रहा हो, या हो सकता है ये इस ओरिएंटेशन में स्पिन कर रहा हो, या हो सकता है कि नीचे की तरफ स्पिन कर रहा हो। तो कुछ कह नहीं सकते। जैसे मैं यहाँ कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना कि अगर आपके जो न्यूक्लियस फ्री स्टेट में है, मतलब उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो जैसे मान लो कि वो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? स्पिन कर रहा है। स्पिन तो कर रहा है वो, है ना। क्लॉकवाइज कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है, वो बात की बात है, पर वो स्पिन कर रहा है और उसकी डायरेक्शन किधर है? इधर है। या हो सकता है कि स्पिन कर रहा हो, वो डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ है ना। या फिर स्पिन कर रहा है, डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ है। तो इस तरह की कंडीशंस हो सकती है कि आपका जो फ्री स्टेट में अपन कोई जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं न्यूक्लियस पर, तो वो किसी भी ओरिएंटेशन में क्या कर सकता है? स्पिन कर सकता है। जो इस टाइप की कंडीशन होती है, जब वो फ्रीली ओरिएंटेड डायरेक्शन में जब वो स्पिन करता है न्यूक्लियस, तो उसको बोला जाता है डीजनरेसी, है ना। इस स्टेट को क्या बोलते हैं अपन? डीजनरेसी ऑफ न्यूक्लियस। ओके, बट मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप क्या करोगे? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जो आपके न्यूक्लियस है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी। जैसे ये नॉर्थ पोल ले लिया, ये साउथ पोल ले लिया आपने, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा, ठीक है, और ये साउथ पोल नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होगा। किस तरह से अट्रैक्शन होगा? और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो गया? ये अलाइन हो गया। फिर अपन क्या करते थे? अपन ऊपर से रेडिएशन देते थे, रेडिएशन देने के बाद इसको एनर्जी मिलती थी और ये फ्लिप कर जाता था। बट यहाँ पर सिर्फ दो ही कंडीशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही कंडीशन होती है कि ये एटम है ना, जो न्यूक्लियस है वो इस डायरेक्शन में अलाइन हो। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो, है ना। ये यूं भी हो सकता है कि ये सीधी डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो, ये इस डायरेक्शन में आ जाए या इस ओरिएंटेशन में अलाइन हो जाए, या हो सकता है कि इस ओरिएंटेशन में अलाइन हो जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पर अपन को ये बात समझनी है कि ओवरऑल जो न्यूक्लियस फ्लिप करता है या न्यूक्लियस जो मैग्नेटिक फील्ड में जो जो एक्शन लेता है, वो डिपेंड करता है उसके मैग्नेटिक मोमेंटम पे। किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक मोमेंटम। और मैग्नेटिक मोमेंटम डिपेंड करता है किस पर? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियस है कोई भी आपके पास, उस न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, I+1 एंड h2 पाई। ठीक है, और ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये डिपेंड करता है किस पर? स्पिन क्वांटम नंबर पर।
इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंटम डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम पर, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है किस पर, स्पिन क्वांटम नंबर पर। ठीक है, अगर देखो इफ द मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एनी न्यूक्लियस इज 0, तो ये पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ एंगुलर मोमेंटम इज 0 तो मैग्नेटिक मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा, है ना, एनएमआर इनएक्टिव होगा। सिंपल सी बात फिर से बता रहा हूं, इफ आई इज 0, स्पिन क्वांटम नंबर 0 हो जाएगा न्यूक्लियस का, तो एंगुलर मोमेंटम इज 0, है ना। देन एंगुलर मोमेंटम अगर 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन क्या कहेंगे, सिंपल सी बात, इफ स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एनी न्यूक्लियस इज 0 then its angular momentum is also 0, so that kind of nucleus is NMR inactive, है ना। इस टाइप का न्यूक्लियर क्या होगा, NMR इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर होगी बात, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कौन सा न्यूक्लियस NMR एक्टिव होगा, कौन सा इनएक्टिव होगा। तो जिसका स्पिन क्वांटम नंबर का मान 0 होगा वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा, और जिसका स्पिन क्वांटम नंबर का कुछ भी मान आएगा वो क्या होगा, एक्टिव होगा। ओके, क्लियर है। तो ये छोटा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखो और आगे अपन आगे बढ़ो। देखो, तो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस है, किस न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा और किस न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर 0 नहीं होगा, उसकी डिस्कशन करते हैं। देखो, तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, छोटा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस में आपके दो पार्टिकल्स होते हैं, कौन सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसका जो स्पिन नंबर क्वांटम नंबर होता है वो ऑलवेज कैसा कितना होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, हाफ होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का मतलब प्रोटॉन का भी हाफ होता है और न्यूट्रॉन का भी कैसा होता है, हाफ होता है हमेशा। ये जैसा इलेक्ट्रॉन का होता है ना, इलेक्ट्रॉन का आपके स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा क्या रहता है, हाफ रहता है, तो प्लस होता है या माइनस होता है वो बात अलग है। पर यहाँ पर जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है ना, इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो कितना होता है, हाफ होता है। प्रोटॉन का भी हाफ होता है और न्यूट्रॉन का भी कितना होता है, हाफ ही होता है। तो यहाँ पर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होता है। अब ये क्यों होता है, देखो इसकी अलग सी कहानी है, थोड़ी सी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि आपके पास जब अपन बात करते हैं न्यूक्लियस के पार्टिकल, अपन जब बात करते हैं एटॉमिक पार्टिकल्स की, मतलब एटम के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो है फर्मियन, एक फर्मियंस होते हैं और एक होते हैं बोसॉन्स। बोसॉन्स, ठीक है, फर्मियन एंड बोसॉन्स। तो जो फर्मियन कैटेगरी के जो पार्टिकल होते हैं इनका स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा क्या रहता है, हाफ। और जो बोसॉन कैटेगरी के जो पार्टिकल रहते हैं इनका स्पिन नंबर हमेशा क्या रहता है, एक होल नंबर रहता है ना, एक होल नंबर होता है इनका हमेशा। तो जैसे आपके इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये जो आपके पास पार्टिकल हैं न्यूक्लियस के, सॉरी एटम के, ये कौन सी कैटेगरी के पार्टिकल हैं, फर्मियन कैटेगरी के पार्टिकल। इसलिए इनका स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा क्या होता है, फ्रैक्शंस में आता है। ओके, ठीक। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का एक ऐसा होता है स्पिन क्वांटम नंबर हाफ में होता है। अब अपन बात करते हैं कि कौन सा आपके एक्टिव होगा न्यूक्लियस और कौन सा इनएक्टिव होगा, कैसे पता चलेगा। देखो, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो मैग्नेटिक मोमेंटम है, जो स्पिन है, वो किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस का जो स्पिन है या न्यूक्लियस का ओवरऑल जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, न्यूक्लियस का ओवरऑल जो स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर वो किसकी वजह से जनरेट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से जनरेट होता है, दोनों के से कारण से जनरेट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखें, देखो तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ, छोटी सी टेबल को ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रोटॉन की और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रॉन की। ठीक है, अगर आपका कोई न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी कौन से नंबर, इवन नंबर में है, प्रोटॉन कैसा है, इवन नंबर में, एंड न्यूट्रॉन भी क्या है, इवन नंबर में, तो इनका ओवरऑल स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, 0 होगा।
फिर से सुनना, आपके पास कोई न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन भी इवन नंबर में है एंड न्यूट्रॉन भी इवन नंबर में है तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर स्पिन क्वांटम नंबर 0 हुआ तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0। और एंगुलर मोमेंटम हुआ तो मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा, 0। तो आपके इस टाइप का जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, NMR इनएक्टिव। क्या होगा, NMR इनएक्टिव। ओके, क्लियर हो गया। तो कौन सा NMR एक्टिव होगा और कौन सा NMR इनएक्टिव होगा। देखो ये NMR क्या होगा, इनएक्टिव होगा। अब ऐसा क्यों होता है, देखो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपन को ये समझना है कि जैसे आपके कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है तो जब स्पिन करता है तो वो एक क्या होता है, एक अगर अपवर्ड है तो दूसरा क्या होगा, डाउनवर्ड होता है ना। अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये टेक्निक अपनाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या टेक्निक अपनाते हैं कि एक का अगर स्पिन अपवर्ड है तो दूसरे का क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। सेम एज इट इज टेक्निक कौन अपनाता है, प्रोटॉन भी अपनाता है ना। सेम एज इट इज टेक्निक कौन अपनाता है, न्यूट्रॉन भी अपनाता है। तो देखो अगर आपके पास प्रोटॉन क्या है, इवन नंबर में है, तो सारे प्रोटॉन कैसे होंगे, एक का अपवर्ड होगा दूसरे का डाउनवर्ड, एक का अपवर्ड होगा दूसरे का डाउनवर्ड। तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, या एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंटम को क्या करेंगे, या एंगुलर मोमेंटम को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इनका ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंटम, या जो स्पिन की भी बात करूं तो ओवरऑल स्पिन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगर न्यूट्रॉन भी सारे इवन नंबर में हैं तो एक दूसरे के स्पिन को, एक दूसरे के एंगुलर मोमेंटम को, एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंटम को कैंसिल आउट कर देंगे और इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इवन नंबर में होता है तो इस तरह की कंडीशन बनती है। सेम एज इट इज जैसा इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ भी ऐसा ही होता है। क्योंकि अपन कहते हैं ना, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, ये वही वाली बात है। पर यहाँ पे क्या है कि तलवारें एक सीधी डालो तो एक उल्टी है ना। तो सेम इलेक्ट्रॉन के साथ जैसे होता है कि एक अपवर्ड होता है दूसरा डाउनवर्ड होता है, वैसा ही होता है किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। अगर एक का स्पिन अपवर्ड है तो दूसरे का क्या होना पड़ेगा, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ही वो स्टेबल रह सकते हैं। तो इसलिए इनका स्पिन क्या हो जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर 0 आता है। अब नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। अगर आपके पास प्रोटॉन तो इवन नंबर में है बट आपके न्यूट्रॉन कैसा है, ओड नंबर, या फिर प्रोटॉन ओड नंबर में है और न्यूट्रॉन कैसा है, इवन नंबर में है, तो इस तरह की जब कंडीशन होगी तो आपके जो स्पिन क्वांटम नंबर जो आएगा न्यूक्लियस का, ध्यान से सुनना, मैं न्यूक्लियस के स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूं। यहां पे लिख देता हूं न्यूक्लियस स्पिन क्वांटम नंबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना। न्यूक्लियस स्पिन क्वांटम नंबर, न्यूक्लियस के स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूं। तो ओवरऑल जो न्यूक्लियस है इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या आएगा, फ्रैक्शंस में आएगा। या तो हाफ आएगा, या 3/2 आएगा, या 5/2, ऐसी कोई भी वैल्यू आ सकती है ना। वो डिपेंड करता है कि या नंबर कौन सा है, ओड और इवन का, है ना। अगर प्रोटॉन ओड इवन है और न्यूट्रॉन ओड नंबर में है, या प्रोटॉन ओड नंबर में है न्यूट्रॉन इवन नंबर में है, तो आपके स्पिन क्वांटम नंबर क्या आएगा, फ्रैक्शंस में आएगा। और इस टाइप का जो आपके न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, NMR एक्टिव होगा, NMR एक्टिव। ओके, क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर आपके प्रोटॉन भी ओड है और न्यूट्रॉन भी ओड है तो इस कंडीशन में जो आपको स्पिन क्वांटम नंबर मिलेगा न्यूक्लियस का वो कैसा होगा, वो होल नंबर होगा। होल नंबर मतलब ऐसे 1 2 3 4 इस टाइप का कोई नंबर मिलेगा आपको, इस टाइप का आपका स्पिन क्वांटम नंबर आएगा। तो ये भी क्या होगा, आपके NMR एक्टिव होगा, है ना। दिस इज आल्सो इज NMR एक्टिव। ठीक, तो NMR एक्टिव किस कंडीशन में होगा, रिंग एक्टिव किस कंडीशन में होगा, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इवन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इवन, देन स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ दैट न्यूक्लियस इज 0, सो द न्यूक्लियस इज गोइंग टू NMR इनएक्टिव। बट अगर इवन ओड और ओड इवन का हुआ तो फ्रैक्शंस में आएगी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, NMR एक्टिव होगा, ओड ओड होगा तो होल नंबर वैल्यू आएगी, NMR एक्टिव होगा। ओके, तो ये आपकी कंडीशन बनती है NMR एक्टिव और NMR इनएक्टिव की। क्लियर है, ठीक है। तो ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है कि क्या NMR एक्टिव होगा, क्या NMR इनएक्टिव होगा। तो सिंपल सी बात है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप आराम से बता सकते हो कौन सा NMR एक्टिव होगा, कौन सा NMR इनएक्टिव होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको कोई भी न्यूक्लियस दे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट करो और उसके अकॉर्डिंग बता दो कौन सा एक्टिव और कौन सा इनएक्टिव है। आज का लेक्चर मैं यहाँ पर ही एंड कर रहा हूँ, आगे मैं कल डिस्कस करूँगा।